Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the principles of oral surgery. As with other dentistry procedure, the three basic principal requirements for oral surgical procedures are: number one is aseptic technique, adequate visibility, and assistance. Aseptic technique, this is the most important basic necessity for all surgical procedures. All surgical procedures should be done under aseptic conditions. Second is adequate visibility. This principle is most important but often underestimated by most of the surgeons. Adequate visibility depends upon the three factors: adequate access, adequate light, surgical field free of excess blood and other fluids. So, in adequate visibility, first we will take adequate access. We can say that we will ask the patient to widely open his mouth. But this is not sufficient for the surgical access. आपके पास दूसरे भी तरीके हैं, यानी for example, you can get access by the creation of surgical flaps. और दूसरा आप क्या कर सकते हैं? By retraction of tissues, यानी आप टिश्यूज को प्रॉपरली रिट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको सर्जिकल एक्सपोजर भी मिलेगा एंड देयर आर लेस चांसेस फॉर द इंजरी ऑफ द टिश्यू और बाय कटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स. अच्छा, जो दूसरा एडिक्वेट विजिबिलिटी में हम फैक्टर देखेंगे वो है दैट इज एडिक्वेट लाइट. एडिक्वेट लाइट जो है वो क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है. इसमें भी क्लिनिशियन अक्सर उनसे नेग्लिजेंस हो जाती है. ठीक है, वो क्या करते हैं कि लाइट को ब्लॉक कर देंगे ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर. वो लाइट को ब्लॉक करेंगे तो एडिक्वेट लाइट को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि हमने कंटिन्यूअसली जो लाइट है इसको रीएडजस्ट करना है. सर्जन और असिस्टेंट मस्ट अवॉइड obstructing the light. And third is you can use a headlight. अच्छा, सर्जिकल जो फील्ड है उसमें ड्यूरिंग सर्जरी आपने एक चीज का ख्याल रखना होगा कि एक्सेस ब्लड और फ्लूइड्स जो है उसको आपने रिमूव करना है. अदरवाइज क्या होगा कि आपको एडिक्वेट विजिबिलिटी, यानी आपको कुछ नजर नहीं आएगा. याद रखें, सर्जिकली आप जब भी कुछ करते हैं तो वो करें जो आपको नजर आ रहा है. ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स में आमतौर पे ब्लड और ओरल कैविटी में जो सलाइवा है, फ्लूइड्स होते हैं, उसकी वजह से आप सर्जिकली आप नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं तो वो आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है. So remove the excess blood and other fluids so that you can see the proper surgical field. तो इसके लिए आपने हाई वॉल्यूम सक्शन को यूज करना है. ठीक है, और उसके साथ छोटी सी एक टिप जो उसके लिए मिलेगी वो इस्तेमाल करें ताकि आप इसको फ्लूइड को बहुत इजीली
इफेक्टिवली रिमूव कर सकें। असिस्टेंस, आपने सुना होगा कि जो अच्छा असिस्टेंट होता है, ठीक है, वो अच्छा सर्जन होता है, ठीक है। असिस्टेंस जो है भी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। ये थर्ड जो है, हमने ओवरऑल जो शुरू में देखे थे वो 3 फैक्टर जो हमने डिस्कस किए, उसमें एसेप्टिक टेक्निक, एडिक्वेट विजिबिलिटी और असिस्टेंस। तो ये असिस्टेंस जो है वो तीसरा प्रिंसिपल है, ठीक है। द असिस्टेंट should be sufficiently familiar with the procedures being performed to anticipate the surgeon's need, ठीक है ना। उसको पता होना चाहिए कि सर्जन ने अगले स्टेप में क्या करना है, ताकि वो सर अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा तो उसको सर्जन्स की नीड के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट देना, रिट्रैक्शन करना वो डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्जन के लिए भी डिफिकल्ट होगा कि वो प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर को कर सके। तो परफॉर्मेंस ऑफ गुड सर्जरी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट विद नो और पुअर असिस्टेंस। अच्छा, अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल फॉर परफॉर्मिंग इंसिजन्स। उसमें क्या चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 इज यूज ऑफ ब्लेड। अब ब्लेड कैसे होगा, एक तो ये कि प्रॉपर उसका साइज हो, ठीक है, और प्रॉपर साइज के साथ क्या हो, शार्प हो ब्लेड। जब ब्लेड शार्प होगा, दैट विल अलाउ द इंसिजन्स टू बी मेड क्लीनली, और अननेसेसरी डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप डल ब्लेड के साथ रिपीटेड स्ट्रोक्स देंगे। शार्प ब्लेड के साथ आपको रिपीटेड स्ट्रोक की जरूरत नहीं होगी। जब रिपीटेड स्ट्रोक्स नहीं होंगे तो अननेसेसरी डैमेज भी नहीं होगा। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स के सर्जिकल ब्लेड्स हैं। देखें आप, जो है 9 इस साइड पे शुरू हुए तो ये 9 है, और देखते जाएं 10, 10, 11, 12 और यहाँ से 36 तक। तो देयर आर नंबर ऑफ types and size of blades you can see in this. So it is very difficult that you use all the blades and to memorize all the blades. So let keep it very simple. In oral surgical procedure, 10, 11, 12, and 15. So among these 11, 12, and 15, these 3 blades are most commonly used in the oral surgical procedure, and among all 4, this 15 is the most common among all in the oral surgical procedure. So now हम एग्जाम में पूछते हैं ना बच्चों से कि इनको आइडेंटिफाई करें, तो वो अक्सर गलत हो जाते हैं। देखें, मैं आपको थोड़ा सा इधर एक पॉइंट बताता हूँ। दिस 11, देखें अगर इसको देखें तो ये स्ट्रेट है, यानी इट इज सिमिलर टू 1, तो 1 1 11 हो गया, ठीक है। ये 12 के लिए देखें, इसका 2 का जो ऐसे ऐसे होता है ना, कर्व सी होती है। सो दिस 12 इज सिमिलर टू द कर्व ऑफ ए 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 कर लेंगे। और 15 तो ज़ाहिर छोटा सा ब्लेड होता है, यूनिक है, आपको याद करने में, एग्जाम के दौरान में आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट बड़ा क्लियर करना जरूरी है। हमारे पास ये क्या चीज है, ये है ब्लेड हैंडल। ब्लेड हैंडल, और इसको हम कहते हैं बॉड पार्कर ब्लेड हैंडल। ये हमारे पास 3 भी है और 4 भी है। याद रखें, ओरल सर्जरी में हमने 3 नंबर ब्लेड को कॉमनली यूज करना है, क्योंकि उसके हमारे जो नंबर के ब्लेड हैं वो 3 पे आते हैं। तो 3 पे ऊपर अपने ब्लेड माउंट होंगे नंबरिंग के लिहाज से, साइज के लिहाज से, और 4 के ऊपर अपने होंगे। अब हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ बॉड पार्कर ब्लेड हैंडल। ये हमारे पास आ जाते हैं जी। हम देखें, ये टॉप पे जो हमारे पास जो है, ये क्या है, ब्लेड हैंडल है, और ये नंबर 3 ब्लेड हैंडल है। इसके ऊपर जो है हमारे पास 10 और 15 ब्लेड जो है इसके ऊपर माउंट हो सकते हैं। इस 10 के अलावा 11 भी है, 12 भी है और 15, यानी ये 4 जो साइजेस हैं ब्लेड के या नंबर आपको नजर आएंगे, वो आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। ये ब्लेड जो हैं, ये जो हमारे पास ये जो 4 नंबर हैंडल है, ठीक है, बार पार्कर
ब्लेड हैंडल, इसके ऊपर ये 10, 11, 12, 13 और 15 इसके ऊपर माउंट नहीं हो सकते। इसके ऊपर माउंट जो होंगे वो हमारे पास ये ब्लेड नंबर 20 और 20 के बाद वाले जो नंबर हैं वो इसके ऊपर माउंट होंगे, ठीक है। सो दिस ब्लेड नंबर, दिस हैंडल नंबर 3 along with 10, 11, 12 और 15 जो है वो किसके में इस 3 पे माउंट होंगे, और 20 एंड ऑनवर्ड जो बाकी नंबर्स हैं वो ब्लेड हैंडल नंबर 4 पे माउंट होंगे। अब हम आ जाते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो माउंट करते हैं। फिगर नंबर ए को देखें, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन लोडिंग स्कैल्पल ब्लेड, ठीक है। देखें ये ब्लेड को हम लोड करना चाहते हैं। फिगर नंबर ए, द सर्जन होल्ड्स द ब्लेड इन द नीडल होल्डर, ठीक है, उसने पकड़ा हुआ है, और देखें वो नेक वाली एरिया की जगह से ब्लेड को पकड़ा हुआ है। उसके शार्प एरिया में आपने नीडल होल्डर को नहीं टच करना वरना वो डल हो जाएगा, ठीक है। और हैंडल को क्या करना है, एंड हैंडल विद द मेल पोर्शन ऑफ द फिटिंग पॉइंट अपवर्ड, तो उसको आपने ऊपर की तरफ करना है और इस ब्लेड को उसके करीब लेकर आना है, ठीक है। अब इसी का सीक्वेंस में जाएंगे बी में जब, ठीक है ना। सर्जन देन स्लाइड द ब्लेड इनटू द हैंडल, स्लाइड करेगा, ठीक है, इसने इंटीरियर टू द पोस्टीरियरली जा रहा है, ठीक है, until it clicks into the place। वहां क्लिक की एक आवाज आएगी, जो ही उसको वो फुली पोस्टीरियरली मूव कर देगा तो क्लिक की आवाज आएगी, इसका मतलब वो माउंट हो गया है, ठीक है। अब चले जाते हैं सी में, इसके अगला जो स्टेप है। अब इस ब्लेड को आपने माउंट कर लिया, सी में हम दिखा रहे हैं कि कैसे इसको रिमूव करना है। तो हाउ टू रिमूव द ब्लेड, द सर्जन यूजेस द नीडल होल्डर, इसी नीडल होल्डर से ही वो उसने उसको निकालना है, ठीक है। uses the needle holder to grasp the end of the blade next to the handle, वही जो बिल्कुल जो आपको एरिया नजर आया वहां से उसको ग्रास्प करेगा, एंड लिफ्ट इट, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है, और फिर आगे की तरफ इसको क्या है मूव करेगा, लिफ्ट इट टू डिसएंगेज इट फ्रॉम द फिटिंग। लेकिन याद रखें जब ये आप सी में इसको रिमूव कर रहे हैं तो आपकी जो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, ब्लेड की जो डायरेक्शन, इसको आपने डाउनवर्ड रखना है। अपने असिस्टेंट, पेशेंट या किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ आपने इसको नहीं करना है, नीचे आपने टेबल की तरफ या उसकी तरफ इसको करके करें, क्योंकि ये जर्की मूवमेंट्स के साथ हो सकता है किसी को इंजर्ड कर दे, ठीक है, तो डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। यहां पे आ जाते हैं डी में। डी में देखें ये वही स्टेप है, यानी डिसएंगेज उसको कर रहा है, थोड़ा सा उसको आगे किया, ठीक है ना। सर्जन देन जेंटली स्लाइड्स द ब्लेड ऑफ द हैंडल, तो वो उसको थोड़ा सा और आगे से पकड़ेगा नेक वाले एरिया से और इसको डिसएंगेज कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले जो बात की थी कि देखें ये जो है ना, यहाँ अक्सर हम स्टूडेंट्स के सामने इसको जब रखते हैं ना तो स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं जी ये हैंडल है, ये आपका है स्कैल्पल। ये देखें इसमें ये पोर्शन हमारे पास ब्लेड है, ये हमारे पास क्या है, हैंडल है। हैंडल के ऊपर जब आप ब्लेड को माउंट कर देते हैं देन इट इज नोन एज अ स्कैल्पल। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको कहें कि दिस इज अ स्कैल्पल, ठीक है। फिर उसके पार्ट्स हैं, ये आपके पास हैंडल है और ये आपके पास ब्लेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा है नंबर है, तो ये हमारे पास 3 नंबर है और ब्लेड आपको इसके ऊपर 15 लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज, ये जो हमारे पास ब्लेड जो आपके पास हैंडल 3 है, ब्लेड 15 है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन ओरल सर्जिकल प्रोसीजर। अच्छा, अब हमने इसको ग्रिप कैसे करना है, पकड़ना कैसे है, ठीक है ना। तो देखें हम इसको पेन ग्रास्प पोजीशन में हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि इसी पोजीशन में आपका मैक्सिमम कंट्रोल आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये जो ब्लेड है, व्हेन यू यूज इट इट विल बिकम डल। अच्छा, ये डल होता कैसे है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यू।
ये टिश्यू की रेजिस्टेंस पे, अब आप बक्कल म्यूकोजा पे इसको फॉर एग्जांपल काट रहे हो, ठीक है, या आप ऐसे एरिया में काट रहे हो कि म्यूकोजा के बाद नीचे बोन है, तो जब बोन होगा तो उसमें क्या होगा, या लिगामेंट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, जल्दी ब्लेड को क्या है ब्लंट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जल्दी डल हो जाएगा आपका ब्लेड। तो ब्लेड को आपने क्या करना है, उसको फिर आपने चेंज करना है, क्योंकि डल ब्लेड के साथ आपका टिश्यू ज्यादा डैमेज हो सकता है। Therefore, the surgeon should change blades whenever knife does not seem to be incising easily. अच्छा, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो इंसिजन्स के लिए, वो क्या है कि फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रोक देना है आपने, ठीक है। अच्छा, फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रोक क्यों देना है, क्योंकि रिपीटेड जो स्ट्रोक्स हैं वो टिश्यू को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। दूसरा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो आपका सर्जिकल एक्सेस जो है वो क्या होगा, वो आपको प्रॉपरली नजर नहीं आएगा। तो लेटर ऑन जो है इस डैमेज की वजह से, जो कि आपने टिश्यू को ज्यादा डैमेज किया होगा, तो वो वूंड हीलिंग भी डिले हो जाएगी, पेशेंट की डिस्कम्फर्ट में उसको पेन होगा, कॉम्प्लिकेशन स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, जब आप टिश्यू को ज्यादा डैमेज करेंगे। सो अवॉइड द repeated strokes, give a single firm continuous stroke। तो इस वजह से जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो रिकमेंड करती है, ऑलवेज गिव सफिशिएंट, लॉन्ग का मतलब है सफिशिएंट, कंटिन्यूअस स्ट्रोक्स आर प्रेफर टू शॉर्ट इंटरप्टेड वंस, ठीक है। अच्छा, सर्जन शुड क्लियरली अवॉइड कटिंग वाइटल स्ट्रक्चर्स को आपने अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि इंसिजन दिया और साथ कोई आर्टरी आई, कोई नर्व आई, कोई डक्ट आई, ठीक है, तो और कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपने उसको भी डैमेज कर दिया, ऐसा नहीं करना। केयरफुली यू मस्ट नो द एग्जैक्ट एनाटमी वेयर यू आर गिविंग द इंसिजन। हमारे पास देखें, आप इंसिजन अगर मेंटल एरिया में दे रहे हैं, इंफीरियर एरिया में दे रहे हैं, तो ख्याल करना है so that you should not damage that particular vital structure। पेलेटल वेसल्स जो होती हैं ग्रेटर पेलेटाइन एरिया में, ठीक है, इंसिजियो फोरामन वाले एरिया में इंसिजियो नर्व है, इंफ्रा ऑर्बिटल जो आपके पास नर्व है, ठीक है, लिंगुअल नर्व है, ये डैमेज हो सकती है उन एरिया में आप जब इंसिजन दे रहे हैं। जैसे थर्ड मोलर एरिया में आप जो है लिंगुअल नर्व को डैमेज कर सकते हैं थर्ड मोलर एरिया में। ये हम बाद में जब थर्ड मोलर सर्जरी पे लेक्चर लेंगे, वीडियो एक्सप्लेन करेंगे उसमें हाउ टू प्रोटेक्ट द लिंगुअल नर्व। अच्छा, अगला जो है वो सबमेंडिबुलर डक्ट है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। पेराटिड डक्ट में जब इंसिजन आप वहां दे रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में, तो इन डक्ट का भी आपने ख्याल रखना है। और आपके पास वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, बकल आर्टरी, लॉन्ग बकल नर्व है, ठीक है, इनको भी आपने करना है। एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन में आप जब ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, ड्रेनेज कर रहे हैं एब्सिस की एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन्स में, इन सब मैंडिबुलर एरिया में, तो फेशियल नर्व जो है उसके चांसेस हैं डैमेज के, ठीक है, उसके चांसेस हैं क्या है, डैमेज के। अब इंसिजन्स हमने देखना है कि इंसिजन्स जो है जब आप देते हो तो इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, इससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सर्जन ने ये प्लानिंग की है कि उसने इंसिजन दे दिया, उसके बाद फ्लैप को रिफ्लेक्ट कर लिया और फिर उसको री अप्रॉक्सीमेट करना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। मोस्ट ऑफ द ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन दिस वे। हम फ्लैप ले लेते हैं, बीडीआर निकालते हैं, ठीक है, थर्ड मोलर सर्जरी में करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होगा कि यूर ब्लेड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एपिथेलियल सरफेस, यानी वो जो देखें आप यहाँ पे कि ये जो ब्लेड है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है, टू द सरफेस है। एक चीज इसको हमने एक्सप्लेन करना है। दूसरा ये है कि हमने देखना है कि जो आपका जो हैंड है, ठीक है, जो ये जो ब्लेड है, ये आपका जो हैंड है, ये
रिस्ट जॉइंट पे मूव करे, ना कि फोर आर्म जो है वो आपका होली ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाए। यानी दिस शुड मूव, द हैंड शुड मूव एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, नॉट बाय मूविंग द एंटायर फोर आर्म। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो राइट एंगल है इससे क्या होता है। लेकिन जब आप इसको राइट एंगल पे रखेंगे तो आपका ये जो डायग्राम बी में जो पहला सेगमेंट है इसमें एक बॉक्स सा नजर आ रहा है। इट मींस दैट द इंसिजन विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ स्क्वायर। तो ठीक है, लेटर ऑन जो है आपकी बुक ये कहती है कि ये जो स्क्वायर वुंड है ये क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर हीलिंग होगी और स्कार टिश्यू भी आपका बहुत कम बनेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप इसको राइट एंगल पे नहीं रखते, मतलब अदर देन द 90 डिग्री, अदर देन द 90 डिग्री रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास वुंड जो है वो ओब्लीक आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ओब्लीक आएगा। अब ओब्लीक का जो है वो क्या होगा, डिफिकल्ट टू क्लोज प्रॉपरली और कंप्रोमाइजेज ब्लड सप्लाई टू द वुंड एजेस। जब ये चीज होगा तो डिफिकल्ट, तो फिर क्या होगा कि आपकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है ना, प्रॉपरली हीलिंग नहीं होगी, स्कार टिश्यू आपका ज्यादा बनने का यहाँ पे चांस है। ठीक है, सो ऑलवेज प्लेस द ब्लेड while incising the tissue at right angle to the surface। दूसरा हमने एक्सप्लेन किया कि आपने इस रिस्ट जॉइंट को क्या करना है, रिस्ट जॉइंट को आपने इस हैंड को यानी ब्लेड को क्या करना है कि रिस्ट जॉइंट पे इसको मूव करना है, फोर आर्म पे मूव नहीं करना। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो क्या है, इंसिजन इन द ओरल कैविटी शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड। अब प्रॉपरली प्लेस्ड का मतलब क्या है, आप जब भी इंसिजन देंगे तो आप अटैच जिंजाइवा पे देंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हेल्दी बोन पे देंगे। आपने अनअटैच्ड जिंजाइवा पे इंसिजन्स को अवॉइड करना है। दूसरा आपने क्या चीज अवॉइड करनी है कि आपका इंसिजन जो है वो अनहेल्दी और मिसिंग बोन पे ना आए, क्योंकि हम जो इंसिजन दे रहे हैं उसको हमने फ्लैप को रिफ्लेक्ट करना है और प्रॉपरली उसी जगह लाना है। आए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास जो जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें देखें हमने एनवेलप इंसिजन लिया हुआ है। ठीक है, एनवेलप इंसिजन हमने डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मोलर से स्टार्ट किया है और मीजियल एस्पेक्ट ऑफ हमने क्या है K9 तक हम इसको ले गए हैं। ठीक है ना, अब हमने जो सर्जरी करनी है या रिमूव करना है इस टूथ में इसके साथ एसोसिएटेड पैथोलॉजी या जो कुछ भी दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड प्रीमोलर है। अब सेकंड प्रीमोलर जब हम इसको रिमूव करना है इसके साथ एसोसिएटेड, तो हमने वाइड एक्सपोजर इसलिए दिया है सो दैट दिस फ्लैप इज नॉट डैमेज बाय द रिट्रैक्शन, क्योंकि आप टीयर कर सकते हैं इसको। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आप जो ही रिफ्लेक्ट करेंगे या सर्जरी करेंगे तो क्या होगा कि आप इसको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले हमने जो चीज सीखनी है वो ये है कि आपका सफिशिएंट आपने इसको स्पेस देना है। ठीक है, तो आपने इंसिजन क्या हुआ, आपका इंसिजन जो है वो थ्रू अटैच जिंजाइवा आया है। ठीक है, जब हम इसको री अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा इसको सुचर करने में। नंबर एक हो गया थ्रू अटैच जिंजाइवा। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बी में अगर आप देखें तो इसमें हमने क्या किया है कि ये जो एनवेलप इंसिजन था यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन ज्यादा थी क्योंकि इसके लिए रिलीजिंग इंसिजन नहीं था। दिस इज अ 3 कॉर्नर फ्लैप, ये आपको क्या है रिलीजिंग इंसिजन नजर आ रहा है। तो ये हम जो है मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर तक इसको ले आए हैं, जबकि एनवेलप में आपने ज्यादा एक्सपोजर देना पड़ता है क्योंकि उसमें रिलीजिंग इंसिजन नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे पहले हम बता चुके हैं कि ये टीयर हो जाएगा। तो यहाँ हमने रिलीजिंग इंसिजन दिया, यू कैन इजीली रिफ्लेक्ट इट।
तो अगेन जो है ये क्या है, आपका इंसिजन जो है वो कहां पे आया, अटैच जिंजाइवा पे आया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और बात देखते हैं कि आपका, हमने पहला फैक्टर जो है वो यहाँ पे जो डिस्कस कर लिया, वो हमने ये किया कि आपका इंसिजन जो है वो कहाँ हो, योर इंसिजन शुड बी थ्रू अटैच जिंजाइवा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है क्या है, इट शुड बी ओवर द हेल्दी बोन, ठीक है, एज कंपेयर टू अनहेल्दी आर मिसिंग बोन। तो हमने क्या करना है कि अपने इंसिजन को इंटैक्ट हेल्दी बोन पे रखना है, और वो क्या हो, एटलीस्ट अ फ्यू मिलीमीटर अवे फ्रॉम द डैमेज बोन, यानी जो बोन हम रिमूव कर रहे हैं उससे फ्यू मिलीमीटर्स अवे हो, ताकि हमारा इंसिजन, हमारा जो सूचर है वो प्रॉपरली आए, वो डिहाइसेंस ना हो, यानी कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो डिहाइसेंस कहते हैं सेपरेशन ऑफ द वुंड एजेस, इस वजह से क्या हो। और दूसरा ये है कि प्रॉपर हीलिंग हो, अदरवाइज जो है अगर हम मिसिंग बोन पे इंसिजन लेंगे, डैमेज बोन पे इंसिजन लेंगे, उसको रीअप्रॉक्सीमेट करेंगे, सूचरिंग करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, डिलेड हीलिंग होगी, अगेन देयर इट विल क्रिएट अ डिस्कम्फर्ट और पेन टू द पेशेंट। ये देखें, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हेल्दी बोन पे इसको कैसे लेकर आते हैं। ये देखें, आप ए में देखें, हमने क्या करना है, सेकंड प्रीमोलर पे सर्जरी करनी है, रिलीजिंग इंसिजन हमने ली है, ट्राई एंगुलर इंसिजन लिया है, हम आए हैं प्री मोलर के मीजियल एस्पेक्ट पे, हमने रिलीजिंग इंसिजन ले लिया है और हमने इसको इजीली रिफ्लेक्ट कर लिया है। अब जब हम यहाँ पे सर्जरी करेंगे, ठीक है, तो हमने बोन यहाँ पे रिमूव कर ली, जब इसको आप रिफ्लेक्ट करते हो, यहाँ आप सूचर लगाते हो, तो यू आर प्लेसिंग द सूचर ओवर द हेल्दी बोन। एक सूचर आपका यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, these areas are away from the damaged bone। अब दूसरी एग्जांपल को देखें, ठीक है, दूसरी में देखें, वो उसने रिलीजिंग इंसिजन गलत दिया, वो आया इसी सेकंड प्रीमोलर को रिमूव करना चाहता था, और यहाँ पे जो रिलीजिंग इंसिजन है वो भी उसने, दैट इज क्लोज टू द टूथ, जबकि आपको यू मस्ट गिव वन टूथ अवे, यानी अगर आपने प्रीमोलर पे इंसिजन सर्जरी करनी है तो आपने एक टूथ को छोड़ के आप रिलीजिंग इंसिजन देंगे, ठीक है ना, यानी आप अपने इस फ्लैप को जो है एक्सटेंड करेंगे away from the tooth where you are doing the surgery। तो इसने यहाँ पे बी में जो शो कर रहा है, that releasing incision is very close to the first second premolar where you are doing the surgery, so there is a not a sufficient exposure, number one, surgical access is limited, second when you will remove the bone, अब आप इसको रिफ्लेक्ट करके वापस लाएं, तो आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो सूचर आएगा, देट विल बी ओवर द अनहेल्दी आर मिसिंग बोन। तो अनहेल्दी आर मिसिंग बोन पे जब आएगा, तो that will create a delayed healing, that will create a dehiscence, that will create the discomfort or pain for the patient। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने जो अराउंड द टीथ इंसिजन देना है वो कैसे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल गिव द इंसिजन इन द जिंजाइवल sulcus unless the surgeon wants to excise the marginal gingiva, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखें ये ब्लेड को आपने जिंजाइवल सल्कस के साथ रख दिया, पैरेलल रख दिया, ठीक है, इस एरिया को, बल्कि इस ये बेहतर होगा कि हम इसको क्लिनिकल डायग्राम में देख लें, ठीक है। इसके लिए आप जो है ब्लेड 15 मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है ना। तो आप देखो कि ब्लेड को कैसे रखा गया है, यहाँ इस चीज का ख्याल रखना है कि इंटरडेंटल जो एरिया है, या ये जो इंटरडेंटल जो जिंजाइवा है, इसका ख्याल करना है कि आपका ब्लेड ऊपर वाले पोर्शन को इंसाइज कर देगा। बास जो न्यू कमर्स होते हैं, ठीक है ना, जो ट्रेनीज होते हैं, वो इस एरिया को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, यानी इंटरडेंटल जिंजाइवा को कट कर लेते हैं, और दिस
this mistake leads to the scar tissue. इंटीरियर रीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपने इसका ख्याल रखना है, so that you should not cut this interdental जिंजाइवा. ठीक है, तो आपने ब्लेड को क्या करना है, इस पोजीशन में रखना है, और यहाँ पे चूंकि पेरियास्टियम इनसाइड अटैच है, ये म्यूकोजा है, उसके नीचे जो बोन आती है जिसके ऊपर ब्लेड पड़ा है वहाँ पेरियास्टियम है. आपने उस जगह पे इस ब्लेड को रखना है और पेरियास्टियम को इंसाइज करना है. ठीक है, इसको इंसाइज करते हुए कंटिन्यू रखना है, आगे की तरफ यूं जाना है. ठीक है, यूं जाना है और यूं जाना है. सो योर ब्लेड इज मस्ट बी इन द जिंजाइवल sulcus and continue interiorly if you want to go interiorly. ठीक है, and while care should be taken not to incise this interdental gingiva. ठीक है, अब देखें इसको जब आप मूव करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या प्रोवाइड करता है ये, दिस इंसिजन इज मेड इन द जिंजाइवल सल्कस. क्यों देते हैं इसको जिंजाइवल सल्कस में, इसको जब आप मूव करते हैं आगे की तरफ, सो this incision is made in the gingival sulcus to the crystal bone. ठीक है, आप नीचे बोन के साथ हो, क्योंकि वहां पेरियास्टियम है, वहां रिमूव करना है. थ्रू द पेरियास्टियम एंड द फुल थिकनेस म्यूकोपेरियास्टियल फ्लैप. फुल थिकनेस का मतलब है म्यूकोजा भी है, ठीक है, सब म्यूकोजा भी है, और आपके साथ पेरियास्टियम भी है. फुल थिकनेस म्यूकोपेरियास्टियल फ्लैप इज रिफ्लेक्टेड एपिकली. ठीक है ना, देखें आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे एपिकली. दिस फ्लैप usually provides sufficient access to perform necessary surgery. देखें आप इसको हमने रिफ्लेक्ट कर लिया है फुली. आप इन जगहों पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरडेंटल एरिया में थोड़ा सा जिंजाइवा नजर आ रहा है, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, बाकी बड़ा क्लियर है, रिफ्लेक्शन हो गई है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आपने बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ टिश्यू को प्रेशर नहीं देना है. इट शुड बी हेल्ड फर्मली ओवर द बोन. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. विश यू बेस्ट ऑफ लक.